पप्पू बंदर और सुनैना सांप नाम के भाई बहन थे। वह अपने पापा और मम्मी पल्लवी शेरनी के साथ रहते थे। दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर थे और कभी भी अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानते थे। पूरा दिन मस्ती करना, यहाँ से वहाँ कूदना, हल्ला मचाना, बस यही करते थे। दोनों के पेपर अब खत्म हो चुके थे, इसलिए दोनों भाई बहन खुशी से नाचते हुए स्कूल से आते हैं। मम्मी, आज से हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। आज से हमें पूरे 1 महीने की छुट्टी मिल गई है। जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। मम्मी, अब से हम घर पर ही रहकर बहुत मस्ती करेंगे, क्यों है ना सुनैना? हाँ भैया, रोज रोज तो स्कूल जाते ही हैं। अब से घर पर रहकर बहुत मस्ती करेंगे। चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं और उसके बाद खेलेंगे। दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं। पल्लवी अब सोच में पड़ जाती है और मन ही मन कहती है, अब से ये दोनों मेरा सिर दर्द करके रख देंगे। जब ये स्कूल जाते थे तो ये मुझे इतना परेशान कर देते थे। अब तो इनकी छुट्टी पड़ गई है, अब तो ये पूरा घर सर पर उठा लेंगे। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। इतना कहकर वे जैसे ही अंदर जाती है, मम्मी अब खाना दे दो, हम दोनों को बहुत जोर से भूख लगी है, उसके बाद हमें खेलना भी है। तभी पप्पू पीछे से सुनैना सांप की पूंछ को पकड़कर खींचता है। मम्मी, ये मेरी पूंछ को खींच रहा है पीछे से। नहीं मम्मी, मैं नहीं खींच रहा था, बल्कि मैं तो इसकी पूंछ को सीधा कर रहा था। बच्चों, तुम दोनों की छुट्टी पड़ चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मस्ती करोगे। खाना खाओ और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। पर मम्मी, हमारी छुट्टी पड़ी है तो हम पढ़ाई क्यों करें? क्योंकि पढ़ना जरूरी है और चाहे छुट्टी हो या ना हो, हमें रोज पढ़ना चाहिए। तभी अंदर से निकलते हुए उनके पापा भोलू बाग आते हैं। अरे तुम बच्चों पर क्यों गुस्सा कर रही हो? छुट्टी मिली है तो मस्ती तो करेंगे ही ना बच्चे। बस पापा के ऐसा कहते ही दोनों खुशी से गाने लगे और टेबल पर ढोलक बजाकर दिखाने लगे। चिंता त चिता चिता चिंता त चिंता त चिता चिता चिंता त। तुम दोनों शोर मचाना बंद करोगे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, समझे ना? तुम दोनों यहाँ रुकते हो ना, पूरा दिन हल्ला मचाते हो, लड़ाई झगड़ा करते रहते हो बस। अरे तुम दोनों ढोलक तो बहुत अच्छी बजाते हो। चलो मैं तुम्हें उस्ताद अशोक जी के पास ले चलता हूँ, वे तुम्हें अच्छी ढोलक बजाना सिखा देंगे। हाँ, ले जाइए इन्हें, कम से कम घर में तो शांति बनी रहेगी। भोलू दोनों बच्चों को अशोक बारासिंगा के पास ले जाता है। वह एक कलाकार थे और उन्हें ढोलक का बहुत अच्छा ज्ञान था। दोनों बच्चे अब अशोक के पास ढोलक सीखने लगते हैं। तभी अशोक भोलू के पास आता है और उन्हें कहता है, पप्पू तो बहुत अच्छी ढोलक बजा लेता है, वह तो बीट को भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है, मगर सुनैना को अभी ठीक से बजाने भी नहीं आती। बीट को पकड़ने में भी काफी टाइम लगेगा, मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं दोनों को सिखा दूंगा। धीरे धीरे 1 महीना बीता और रिजल्ट का दिन आ गया। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं अपना अपना रिजल्ट लेने के लिए। चिंकी जब अपना रिजल्ट देखती है तो वह बहुत ही अच्छे नंबर से पास होती है, मगर चिंटू देखकर उदास हो जाता है क्योंकि वह बड़ी ही मुश्किल से पास हो पाया था। उसके नंबर बहुत कम आए थे, इसलिए पप्पू घर जाना नहीं चाहता था। सुनैना, तुम घर चलो, मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ लेना था। जल्दी आना भाई। हाँ सुनैना, मैं अभी आता हूँ, बस तुम चलो। सुनैना घर जाती है और अपना रिजल्ट दिखाती है। सभी बहुत खुश होते हैं और सुनैना को चॉकलेट देते हैं। बेटी, पप्पू कहाँ है? तुम्हारे साथ ही तो गया था ना? भाई तो बोले कि मैं जल्दी से ही आ जाऊंगा और मुझे उन्होंने अपना रिजल्ट भी नहीं दिखाया। लगता है पप्पू के कम नंबर आए हैं, इसलिए वे घर नहीं आया। शाम होने पर भी जब पप्पू घर नहीं आता तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अशोक का तभी कॉल आता है। सभी भागकर अशोक के घर जाते हैं। पप्पू वहीं पर बैठा रो रहा था। पल्लवी उसका रिजल्ट देखती है। बेटा क्या हुआ? अगर नंबर कम आए हैं तो तुम अपनी मेहनत से पास तो हो गए ना। और सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते बेटे, सब में अलग अलग टैलेंट छुपा होता है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई स्पोर्ट्स में। जैसे तुम ढोलक बहुत अच्छी बजाते हो मगर सुनैना नहीं बजा पाती, तो बेटा ऐसे में उदास नहीं होते, बल्कि मेहनत करके उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं समझ गया मम्मी, अब से मैं पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दूंगा।
चलो अब रोना बंद करो और हमें ढोलक बजा कर दिखाओ। पप्पू रोना बंद करता है और ढोलक बजाकर दिखा देता है। जामपुर गांव के जंगल में पीलू और सुंदरी दो पड़ोसन रहती थी। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। पीलू एक सीधी साधी साफ मन की गरीब चिड़िया थी, तो सुंदरी एक चालाक और लालची कौवी थी। दोनों के खेत बगल बगल में थे। एक दिन पीलू का पति बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक मोटर कार से एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ पांव टूट गए। पीलू पर घर संभलने का बोझ आ गया था। पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं अपने खेत में और ज्यादा मेहनत करूंगी और जो भी कमाई होगी उससे मैं आपका इलाज कराऊंगी। तो बंटी कहता है, पीलू, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। भगवान करे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। एक बार दोनों सहेलियों ने मक्के की खेती की। पीलू को सुंदरी से ज्यादा फसल आई। सुंदरी इस बात से मन ही मन जलने लगी। पीलू को मक्के की बहुत अच्छी फसल हुई है, मुझे इसकी फसल को नष्ट करने का कोई रास्ता निकालना होगा, ऐसे सुंदरी सोचती है। फिर एक दिन सुंदरी पीलू के पास जाती है और उससे कहती है, पीलू, मैं तेरे लिए ये साधु महात्मा से वरदान में बीज लेके आई हूँ। ये बीज अगर तू अपने खेत में बो देगी तो तुझे 10 गुना ज्यादा फायदे वाली फसल होगी। पीलू कहती है, अरे वाह सुंदरी बहन, तुम कितने साफ दिल की हो। तुम्हें जो साधु महात्मा से जादुई बीज मिले थे वो तुम मुझे दे रही हो। तो सुंदरी बोलती है, हाँ बहन, क्या है ना, तुम बहुत ईमानदारी से अपनी खेत का ख्याल रखती हो और तुम्हें भाई साहब की सेहत का ख्याल भी रखना है, तो इसलिए ये बीज मैं तुम्हें दे रही हूँ। कुछ दिनों बाद पीलू अपने खेत में सुंदरी के दिए हुए बीज बोने लगती है और सुंदरी ये देख के बहुत खुश होती है। पीलू रोज अपने खेत में पानी देती है, लेकिन बहुत दिन बीतने के बाद भी उसके खेत में फसल नहीं उगती। पीलू सुंदरी से कहती है, अरे सुंदरी बहन, तुमने जो साधु महात्मा के बीज मुझे दिए थे उसमें से तो फसल उग ही नहीं रही है, लेकिन तुम्हारी खेत की फसल तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो सुंदरी कहती है, तुम फिक्र मत करो पीलू, ये बीज बेकार नहीं जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन पीलू के खेत में कोई फसल नहीं आती है। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझ गरीब के खेत में इस बार कोई फसल नहीं होगी। अब मैं इनका इलाज कैसे करवाऊंगी, घर का खर्च कैसे चलाऊंगी। लगता है ये खेत अब बेचना पड़ेगा। तो बंटी कहता है, पीलू, इतनी दुखी मत हो, हम अपना खेत नहीं बेचेंगे, चाहे जो हो जाए। तुम मुझे वो बीज दिखाओ, मैं शायद कुछ मदद कर सकूं। पीलू बीज दिखाती है। ये देखिए जी, ये है वो बीज। तो बंटी बोलता है, अरे ये बीज नहीं है पीलू, ये मछली के अंडे हैं। सुंदरी ने हमारे साथ चालाकी की है। अब मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। बंटी पीलू के कान में कुछ कहता है और फिर पीलू मछली की दुकान में जाकर बहुत सारी मछलियाँ ले आती है। पीलू उन मछलियों को अपने खेत में लगा देती है और पीलू सुंदरी को बुलाती है, सुंदरी बहन, ओ सुंदरी बहन, जरा घर से बाहर तो आओ। सुंदरी आती है। क्या हुआ पीलू, क्यों आवाज लगा रही हो? अरे जरा मेरे साथ मेरे खेत में चलो, चल कर तो देखो। दोनों खेत में जाती है। सुंदरी आश्चर्य से बोलती है, अरे ये क्या पीलू, ये मछलियाँ कहाँ से उगी है? ये मछलियाँ कहाँ से आई तुम्हारी खेत में? तो पीलू कहती है, ये तो तुम्हारे दिए हुए साधु महात्मा का बीज का कमाल है। ये सुनकर सुंदरी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने खेत की फसल को उखाड़ने लगती है और उसे पीलू के खेत की तरफ फेंकने लगती है। तो पीलू कहती है, अरे सुंदरी बहन, ये क्या कर रही हो? अपनी खेत को क्यों बर्बाद कर रही हो? तो सुंदरी कहती है, पीलू, मैं भी मछलियों की खेती करूंगी। तुम इस मक्के की फसल को भी अपने खेत की बची हुई जगह में लगा लो। सुंदरी के मछलियों के बीज को बोने के बाद भी उसके खेत में मछलियों की फसल नहीं उगती है। दूसरी तरफ पीलू की खेत में मक्के की फसल लहलहाने लगती है। पीलू बहुत खुश होती है। सुंदरी पीलू से कहती है, पीलू, तुम्हारी बीज कैसे मछलियों की फसल उगा दिया, जबकि मेरे बीज से तो मछलियाँ उग ही नहीं रहे हैं।
तो पीलू कहती है, अरे बहन, तुम साधु महात्मा का आशीर्वाद लेना भूल गई, इसलिए तुम्हारी फसल नहीं आई। तुम उसी साधु महात्मा से आशीर्वाद ले आओ। तो सुंदरी कहती है, पीलू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें धोखा देकर मछलियों के अंडे दिए। मैं तुम्हारी मेहनत से जलती थी, मेरे पास किसी साधु महात्मा के बीज नहीं थे। तो पीलू कहती है, सुंदरी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे पति की जान खतरे में है। तो सुंदरी कहती है, मुझे माफ कर दो बहन, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पीलू बोलती है, मुझे खुशी है कि तुम सही समय पर सुधर गई। इसके बाद से सुंदरी पीलू के साथ मिलजुल कर रहने लगी और पूरी ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगी। इस तरह से पीलू भी अपने पति का अच्छे से इलाज कराकर उसके साथ हंसी खुशी रहने लगी। बबलापुर गांव में कालू कौवा जमींदार था। वो गरीब लोगों को ब्याज में पैसे उधार देता था और जब गरीब उसे लौटा नहीं पाते तो वो उनकी जमीन हड़प लेता था। ऐसे ही एक दिन बबलू उसके पास पैसा उधार लेने के लिए आता है। कालू सेठ, आप मुझे 50,000 उधार देंगे क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगा। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगे? तुम कौन हो, कहां से आए हो? मैं यही इसी जंगल में रहता हूँ, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा। ठीक है, मेरी 10 एकड़ जमीन आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ। फिर बबलू उन पैसे से बहुत मेहनत करके खेत में फसल उगाया। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन कालू उसके खेत के पास से निकलता है। अरे, ये खेत किसका है जिसमें इतनी लहलहाती फसल उग रही है? यह खेत बबलू का है सेठ जी, उसी बबलू का जिसने आपसे उधार लिया है। अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसके पैसे मेरे ही हुए। फिर कालू बबलू से मिलता है। क्यों बबलू, इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी आई है। जी कालू भाई, मैं आपको फसल बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, ब्याज मिलाकर 2 लाख होगा। क्या? लेकिन मैंने तो बस 50,000 ही लिए थे। हाँ, तो ब्याज चढ़ा के 2 लाख हुए ना। ये तो अन्याय है कालू जी। फालतू की बात मत करो, नहीं तो मैं तेरा घर भी हड़प लूंगा। नहीं, आप मेरी जमीन ही ले लो, मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगा। शाम में बबलू अपने घर गया और अपनी पत्नी पीलू को सब कुछ बता दिया। मैं उसे देखती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। पीलू अपनी सहेली सुंदरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियाँ एक छोटे से खेत में एक पानी का फव्वारा लगाते हैं और ऐसा जुगाड़ करती है कि उसमें से हीरों की बौछार हो। कालू तक ये बात पहुंच जाती है कि एक फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं। बेलो, सुंदरी, क्या इस फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं? हमने तो हीरे अभी देखे हैं सेठ जी, आप खुद ही देख लो कि हीरे हैं कि नकली। वैसे सेठ जी, आपको बता दूं कि कल शहर से बहुत बड़े हीरे के व्यापारी आए हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे अगर उन्हें हीरे मिले तो। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे दिखाओ हीरे है कि नहीं। चलाओ फव्वारा। फिर पीलू और सुंदरी फव्वारा चलाते हैं और उसमें से सच में हीरे निकलते हैं। अरे, ये तो सही में हीरे ही है। चलो, अच्छी बात है, अब हम इस जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठ जी? चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी जमीन जायदाद बेचनी पड़ जाए, लेकिन मैं इस जमीन को खरीद के ही रहूंगा। ठीक है, ये लीजिए इस जमीन के कागजात, आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। फिर कालू अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली उसके नाम कर देता है और हीरे का फव्वारा वाला जमीन ले लेता है। अगले दिन कुछ लोग उस फव्वारे के पास इकट्ठा होते हैं तो कालू शोर मचाने लगता है। हीरे ले लो, हीरे, इंटरनेशनल क्वालिटी के हीरे। जरा हमें भी तो दिखाना हीरे कैसे हैं। ये देखो,
फिर कालू फव्वारे को शुरू करता है, लेकिन उसमें से धूल मिट्टी निकलती है। कालू खांसने लगता है। अरे ये क्या, पीलू ने मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। इस तरह से कालू को उसकी बदमाशी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबलू और बाकी जंगल वालों को उनकी जमीन मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नैनपुर गांव के जंगल में पीलू की एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी। उसके हाथ के जाम, पिज्जा, बर्गर लोगों को बहुत पसंद आते थे और उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। पीलू की बहुत तारीफ होती थी। वहीं पर उसकी दुकान के सामने जाबाज की भी बेकरी थी। वो पीलू से बहुत जलता था। एक दिन वो नया साल शुरू होने के पहले अपनी दुकान में केमिकल से बने अलग अलग फ्लेवर्स के बड़े बड़े पिज्जा, बर्गर बेचना शुरू कर देता है। बड़ा साइज होने की वजह से लोग वहीं जाते थे, लेकिन उसका स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इससे पीलू की दुकान में अब लोग कम जाने लगे। ऐसे ही एक दिन ब्रेड सप्लाई करने वाला बबलू पीलू के पास पहुंचता है। पीलू बहन, क्या बात है, आप आजकल पिज्जा, बर्गर, ब्रेड्स का ऑर्डर नहीं कर रही हो? नया साल आने वाला है, अब तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। क्या बताऊं बबलू भाई, उस कालू के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। अरे ऐसे अपशगुन बातें मत करो बहन, ऐसे हार मत मानो। तुमने बहुत मेहनत से दुकान बनाई है। लेकिन भाई साहब, आप तो अच्छे से जानते हो मुझे बहुत नुकसान हो चुका है। अब मैं और नुकसान नहीं ले सकती। नया साल में सब खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैं उधार लेकर दुकान नहीं चलाऊंगी। तुम फिक्र मत करो पीलू बहन, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालता हूँ। मेरे जीजा जी अफ्रीका के जंगल में फ्रूट्स का काम करते हैं। मैं तुम्हारे लिए वहाँ से अनोखे फ्रूट्स मंगवाऊंगा। तुम्हारे हाथों में तो वैसे भी जाम बनाने का जादू है, बाजार में पहचान है। तुम जाम में जरूरी विटामिन होते हैं कहकर बेच देना। काम कम दाम में लोग बहुत खरीदेंगे, इससे उनका भी फायदा होगा क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ जाम नहीं होगा। बस फिर क्या, तुम उससे खूब मुनाफा कमाना। वाह बबलू, नए साल में नया काम, नया जाम, मजा आएगा। अगर अफ्रीका से फल आए तो। पीलू तैयार हो गई और फिर बबलू उसको अफ्रीका के इम्पोर्टेड फल लाकर देता है, जिससे पीलू शाम में कम पिज्जा बर्गर बनाती है और उसे अपनी सहेली की बेटे टिल्लू को टेस्ट कराती है। बेटा, ये नए जाम पिज्जा बर्गर है, तुम जरा इसे टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो टिल्लू कहता है, वाह आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाए। और फिर नए साल में पीलू अपनी बेकरी में जाम, पिज्जा, बर्गर्स बेचने लगती है। उसकी बेकरी में नए साल में नए फ्लेवर लेने के लिए बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जल्दी ही पूरे जाम, पिज्जा, बर्गर बिक जाते हैं। इसके बाद से वो लगातार बबलू से अफ्रीका के फ्रूट्स मंगवाने लगती है। पीलू अपने जाम, पिज्जा, बर्गर्स को बहुत कम दाम में बेचती थी और वो केमिकल के भी नहीं थे। इसकी वजह से जाबाज की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के जाम, पिज्जा, बर्गर्स को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके जाम, पिज्जा, बर्गर को नए साल की बड़ी बड़ी पार्टी में ऑर्डर करने लगे, लेकिन पीलू ने उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके जाम, पिज्जा, बर्गर को खा सकते थे। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। रॉकी नाम का एक भालू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रॉकी भालू अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने इलाके के सबसे अच्छे स्कूल में भेजता था। स्कूल में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फूड एक्टिविटी और भी बहुत कुछ। टुन्नू खरगोश और पीहू लोमड़ी दोनों अपने अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। भाई, आज हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड है ना, तो क्या आपने अपने स्पोर्ट्स शूज ले रख लिए हैं? कल सर ने आपसे कहा था ना, अगली बार जब
स्कूल में आओगे तो अपने शूज के साथ आना, वरना वे तुम्हें क्लास से निकाल देंगे। पीहू तुम फिक्र मत करो, आज मैंने अपने शूज लेकर आया हूँ। आज सर मुझे क्लास से बाहर नहीं निकालने वाले हैं। चलो अब जल्दी से स्कूल चले, वरना लेट हो जाने की वजह से शायद हमें वो जरूर निकाल देंगे। हाँ भाई जल्दी चलो। वे जल्दी जल्दी भागकर स्कूल समय पर पहुँच जाते हैं। अपनी क्लास में जाकर टुन्नू आज बहुत खुश था कि आज वह अपने स्पोर्ट शूज लेकर आया है और सर आज उसे इस बात के लिए नहीं डांटेंगे। कि तभी क्लास में मैडम सोना बिल्ली आती है और बच्चों से कहती है, म्याऊ। बच्चों, आज तुम्हारे स्पोर्ट्स टीचर किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए आज वे तुम्हारी क्लास नहीं ले पाएंगे। मैं आज तुम्हारी क्लास लूंगी और आज मैं तुम्हें फूड की क्लास दूंगी। फूड की क्लास? मगर मैम इसमें आप क्या सिखाओगे हमें? आज बच्चों मैं तुम्हें कुछ बनाना सिखाऊंगी जो आपके बहुत काम आएगा। अगर आपकी मम्मी किसी काम से बाहर गई हो तो आप खुद बनाकर उसे खा सकते हो और आप सभी को वे बहुत टेस्टी लगेगा। मगर मैडम आप हमें क्या सिखाओगे? मैं आप सभी को सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। सैंडविच बनाना बहुत आसान होता है। सैंडविच बचाना फिर तो मजा आ जाएगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो बच्चों अब जल्दी से शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमें जो सामान चाहिए होगा वो है ब्रेड, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और चटपटा मसाला। और हाँ, नमक तुम अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। और हाँ बच्चों, टोमेटो सॉस भी, क्योंकि उसके बिना तो मजा आएगा ही नहीं। मगर मैडम आपने चीज के बारे में तो बोला ही नहीं। बिना चीज के सैंडविच में क्या मजा आएगा? नहीं टुन्नू, ये एक हेल्दी सैंडविच है, इसलिए हम इसमें कुछ भी ऐसा सामान नहीं डालेंगे जिससे हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़े। चलो अब मैं तुम्हें बनाना सिखाती हूँ। जी मैम। सबसे पहले आपको ब्रेड लेना है, उस पर टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, उसके बाद पत्ता गोभी, उसके बाद ही मसाला और थोड़ी सी नमक, और फिर इसे ब्रेड से ऊपर से बंद कर दो और फिर इस पर टोमेटो सॉस लगाकर आप इसे खा सकते हो। सभी बच्चे मैडम की रेसिपी अपनी अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे ना? अब आप अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा को ही ये बनाकर खिला सकते हो। लेकिन बच्चों ये बनाते वक्त अपना ध्यान रखना, किचन में कोई भी ऐसा वैसा सामान नहीं उठाना, ठीक है? थोड़ी देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। टुन्नू और पीहू भी अपने घर आ जाते हैं। बच्चों जल्दी से मुंह हाथ धुल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं मम्मी, आज आप हमारे लिए कुछ नहीं बनाओगे। तभी वहाँ पर उनके पापा रॉकी भालू आ जाते हैं और वे ये सुनकर कहते हैं, क्या हुआ बच्चों, रोज तो तुम घर आते ही खाना मांगते हो, आज तुम्हें कुछ बदले बदले से लग रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। टुन्नू और पीहू दोनों मुंह हाथ धोकर किचन में जाते हैं और सैंडविच बनाने लग जाते हैं। दोनों जैसा जैसा मैडम ने बताया था वैसा ही बनाने लग जाते हैं और कुछ देर बाद बाहर आते हैं। पापा मम्मी, आज हमने आपके लिए कुछ बनाया है। आज मैडम ने हमें स्कूल में ही बनाना सिखाया था। अच्छा, तभी आज तुम बदले बदले लग रहे थे। मम्मी ये सैंडविच आपके लिए और पापा ये आपके लिए। पीहू अपने मम्मी पापा को सैंडविच दे देती है। दोनों उसे खाते हैं। अरे वाह बच्चों, ये तो बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है मेरे बच्चों। पापा की ऐसी बातें सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। बदलापुर एक छोटे से गांव था। यहाँ बबलू अपने ससुराल में रहता था। उसका ससुराल बहुत गरीब था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम दे नहीं रहा था। एक दिन बबलू बर्गर खा रहा था, तब उसका ससुर आकर उसे कहता है, हाँ हाँ दामाद जी, अच्छे से बर्गर खा लो, सुबह सुबह बर्गर खा लो। हम लोगों के पास चाय पीने के पैसे नहीं है, लेकिन आप ना बर्गर खा लो। क्या हुआ ससुर जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो क्या करूं दामाद जी, घर में इतनी परेशानी है, गरीबी है, लेकिन आपको एक भी काम नहीं मिल रहा है और आप बर्गर खा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप कहीं पर मजदूरी कर लो, हम सब भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बबलू बहुत दुखी होता है। बबलू काम की तलाश में घूम रहा था। फिर वो चाय पीने के लिए एक जगह रुका। वहाँ कालू कौवा आया और बात करने लगा। क्या भाई बबलू, कैसे हो? मैं तो आज शहर जाकर बर्गर खा के आया हूँ, वहाँ बहुत अच्छा बर्गर मिलता है। अरे कालू भाई, मैं भी गांव का बर्गर खाया हूँ, लेकिन यहाँ तो सैंडविच और बर्गर में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन तुम बर्गर खाने के लिए इतनी दूर गए, तुम्हारे पैसे खर्च हुए होंगे। देखो भाई, मुझे तो स्वाद अच्छा मिलना चाहिए। अपने गांव के जंगल में एकदम घटिया बर्गर मिलता है,
गांव के लोग बर्गर क्या होता है पता ही नहीं है इनको। उनके लिए वड़ा पाव और बर्गर एक ही तो होता है। बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं लेकिन बर्गर पैटीज ऐसा ही फिसल जाता है। मैं ही नहीं और भी बहुत से लोग हैं शहर जाकर बर्गर खाते हैं। मैं तो कहता हूँ बबलू भाई कोई अपने ही गांव में छोटा सा ठेले भी बर्गर का खोल ले तो वो बहुत कमाई करेगा। ये तो आप सही कह रहे हो कालू भाई, मैं एक बार शहर जाकर बर्गर खा के आता हूँ। उसके बाद से बबलू एक दिन शहर जाकर बर्गर खा के आता है। उसके बाद वहाँ पर खाना बनाने की किताबें पढ़ता है और उससे जल्दी ही वो सभी तरह के बर्गर बनाने सीख जाता है। शहर से वापस आकर बबलू अपने दोस्तों को बर्गर्स खिलाता है। सभी को उसके अलग अलग बर्गर्स बहुत पसंद आते हैं। ससुर जी मैं कुछ काम शुरू करने जा रहा हूँ। क्या काम शुरू करने वाले हो बबलू जी? आप इतने टाइम शहर में क्या सीख के आए हो और पैसे जमा कर लिए हो क्या? बिना उसके तो कोई काम नहीं शुरू कर सकते। आप बस देखते जाइए ससुर जी। ठीक है देखते हैं अब क्या कमाल करोगे। ऐसे ही एक दिन बबलू बर्गर बनाने लगता है और कालू को बर्गर खाने के लिए बुलाता है। कालू अपनी पत्नी सुंदरी के साथ बर्गर खाने के लिए आता है। अरे वाह बबलू भाई, ये तो शहर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बर्गर है। ऐसा बर्गर आप अपने गांव में बना रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं शहर नहीं आपके ही यहाँ बर्गर खाने आऊँगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो सभी को पसंद आएगा कालू भाई। जल्द ही बबलू की बर्गर की दुकान बहुत धूमधाम से चलने लगती है। जल्दी ही वो मुनाफा कमाकर अमीर हो जाता है। ससुर जी आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा बर्गर का काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए एक घर खरीद लिया हूँ। अब हम सब जल्द ही वहाँ रहने जाएंगे। बर्गर बेचकर कौन घर खरीदता है दामाद जी? घर तो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। आप घर को कल ही देख लेना ससुर जी। और हाँ, आपको मैं अपने हाथ का बर्गर भी खिलाऊंगा। अगले दिन बबलू अपने ससुर को और बाकी के परिवार वालों को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। घर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अचंभित हो जाते हैं। बबलू का बड़ा सा बर्गर के आकार का घर था। अरे वाह दामाद जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने अपने काम को इतना बड़ा कर दिया कि घर भी वैसा ही बना दिया है। मैं तो आपसे बहुत नाराज रहता था क्योंकि मुझे लगता था आप आलसी और कामचोर हैं। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मेहनत से बर्गर की दुकान चलाई और अपना घर भी बना लिया। आखिर दामाद हो तो आपके जैसा। आपका आशीर्वाद है ससुर जी। अब ये बर्गर खाइए। और बबलू के बर्गर का घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसका बर्गर का घर इतना फेमस हुआ कि वहाँ पर देश विदेश से लोग पिकनिक मनाने आते थे। इससे उसकी कमाई 4 गुना बढ़ गई। अपनी मेहनत और लगन से बबलू आगे भी स्वादिष्ट बर्गर बनाता रहा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। भोरपुर में पीलू चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उनके एक छोटा बच्चा भी था। दही जमाने में बहुत अच्छी महारत हासिल कर रखी थी। उसका बनाया हुआ दही दूर दूर से पक्षी आकर खरीदते थे। और उसके पति का एक डेयरी फार्म था जिसके दूध से पीलू चिड़िया दही जमाया करती थी। पीलू चिड़िया की कामयाबी से कालू कौवा बहुत चिढ़ता था और वो कुछ न कुछ मौका ढूंढता रहता था जिससे उसका धंधा खराब हो सके। लेकिन अभी तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। काम धंधा बढ़ता देखकर पीलू चिड़िया का पति 2-4 गाय और भैंस और खरीद ले आया। एक बार हरिया तोता उसकी दुकान पर आता है। पीलू बिटिया, तुमने दही का व्यापार करके बहुत अच्छा किया है। ये कालू कौवा जो दही जमाता था वह बहुत ही बकवास होता था, कड़वा होता था। तुम्हारा दही तो लाजवाब मीठा होता है। चलो अब आधा किलो पैक कर दो मेरे लिए। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश होती है। हरिया काका, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं आपको मलाईदार दही देती हूँ। कालू कौवा,
पीलू चिड़िया की सफलता को देखकर एक बार फिर चिढ़ जाता है। एक बार कड़क सेठ पीलू की दुकान पर आता है। सब लोग कड़क सेठ को देखकर थोड़े घबरा जाते हैं। कड़क सेठ वहाँ का जमींदार था। पीलू जी, हमने सुना है आपका बनाया हुआ दही बहुत स्वादिष्ट होता है, उसकी लस्सी लाजवाब बनती है। जी मालिक, आपने बहुत सही सुना है। मैं बहुत होशियारी से दही जमाती हूँ, बहुत सावधानी से इसका रख रखाव करती हूँ, इसलिए इस दही का स्वाद बहुत अच्छा होता है। अच्छा ऐसा है तो थोड़ा दही हमें चखाओ। क्यों नहीं, ये लीजिए, ये दही चख के देखिए। कड़क जब पीलू के जमाए हुए दही को चखता है तो वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर कालू कौआ आता है और जमींदार की चाटुकारिता करने लगता है। अरे मालिक, आप यहाँ एक बार मेरे जमाए हुए दही को भी चख लीजिए। कड़क जब कालू कौए के जमाए हुए दही को चखता है, थू, अरे इतना कड़वा दही, तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। इससे डरकर कालू कौआ वहाँ से तुरंत भाग जाता है। कड़क पीलू की ओर देखकर कहता है, पीलू जी, हमारे घर में त्योहार है, आप हमें 50 पैकेट दही दीजिएगा। याद रखे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी दुकान बंद करवा देंगे। नहीं मालिक, आपको टॉप क्वालिटी का दही मिलेगा। पीलू चिड़िया खुशी खुशी घर आती है और अपने पति के साथ वो कड़क जी के लिए दही जमाती है। फिर कुछ काम आने के कारण दोनों घर से बाहर जाते हैं। कालू कौआ मौके की तलाश में उनके घर के बाहर ही था। जैसे ही वो देखता है कि दोनों घर से बाहर गए हैं, वो उनके घर में चुपचाप खिड़की से घुस जाता है। उसके हाथ में 2 नींबू होते हैं। हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। मैं इनको कड़क की नजर में गिरा दूंगा और फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। फिर देखता हूँ इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसा कहकर वो नींबू को दही में निचोड़ने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब पीलू और उसका पति घर लौटते हैं तो वो अपने बच्चे को चखने के लिए दही देते हैं। तू मम्मी, पापा, ये दही तो बहुत कड़वा है। आप लोग कब से ऐसा कड़वा दही जमाने लगे? ये सुनकर पीलू और उसका पति घबरा जाते हैं। पीलू सोचती है, हे भगवान, अब कड़क जी तो हमारी दुकान बंद करवा देंगे। ये दही तो पूरी तरह से खराब हो गया है। लेकिन ये दही खराब कैसे हुआ? हम तो इतनी सावधानी से जमा रहे थे, ये तो मीठा होना चाहिए था। अब जो भी हुआ, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। ऐसा कहकर वो एक दही के बर्तन को अपने खेत में लेके जाती है और वहाँ पर मिट्टी में डाल देती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप ही हमारी लाज बचाइए। अगले दिन पीलू जब खेत में जाती है तो खेत से बहुत सारे दही के पैकेट निकल आते हैं। ये देखकर वो और उसका पति हैरान रह जाते हैं और खुश भी होते हैं। उन दही के पैकेट्स को वो दोनों पति पत्नी तोड़ते हैं और कड़क को दे आते हैं। कड़क के घर में त्योहार चलता रहता है। दोनों पति पत्नी घबराए हुए होते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। जैसे ही कड़क और उसके घर परिवार वाले दही चखते हैं तो वो पीलू और उसके पति को बहुत शाबाशी देते हैं और तारीफ करते हैं। अरे ऐसा मीठा दही तो लाजवाब है, हमने तो ऐसा दही कभी नहीं खाया। पीलू अपने पति को देखकर मुस्कुराती है। इस तरह से कालू कौए का प्लान फेल हो जाता है और आखिर में उसे अपनी दुकान बंद करके जाना पड़ता है।